क्या हो अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आधी रात को मैसेज करे, फोन खो गया, इमरजेंसी है, तुरंत पैसे भेज दो। अंकित ने तो बिना सोचे पैसे भेज दिए, लेकिन अगली सुबह उसे पता चला कि उसने जिस पर भरोसा किया वो कोई दोस्त नहीं, वो एक डिजिटल क्लोन था जिसने उसकी पहचान चुरा ली थी। अब उस क्लोन के पास न सिर्फ अंकित के बैंक अकाउंट की जानकारी थी, बल्कि उसकी पुरानी निजी चैट्स, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ की निजी बातें और उसके सारे सीक्रेट्स थे। सोचिए, आपका सबसे बड़ा राज आपके दुश्मन के हाथ में हो तो क्या होगा? अंकित की इज्जत, उसकी नौकरी और उसका प्यार, सब कुछ दांव पर लग गया था। कौन है ये शैतान जो दोस्ती का नकाब पहनकर बैठा है, और क्यों वो अंकित की जिंदगी तबाह कर रहा है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए केस फाइल्स हब की ये केस फाइल, व्हाट्सएप क्लोन, पहचान की चोरी, अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अंकित की नहीं बल्कि हम सब की है। रात के लगभग 11 बज रहे थे और अंकित अपनी थका देने वाली मार्केटिंग की नौकरी के बाद सोफे पर लेटकर फोन स्क्रॉल कर रहा था, जब उसके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसकी प्रोफाइल पिक्चर पर उसके बचपन के दोस्त संजय की हंसती हुई तस्वीर लगी थी। अंकित के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि संजय का चेहरा देखते ही उसे पुरानी कॉलेज की मस्ती याद आ गई। लेकिन साथ ही उसे थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि संजय का नंबर तो उसके पास पहले से सेफ था, फिर ये नया नंबर क्यों? उसने मैसेज खोला और लिखा था, यार अंकित, बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, मेरा फोन गिर गया, स्क्रीन टूट गई, इमरजेंसी में एक पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, प्लीज अभी की अभी 5,000 रुपए भेज दे, सुबह मिलते ही तुझे वापस कर दूंगा, बहुत जरूरी है, कॉल मत करना, नेटवर्क नहीं आ रहा। मैसेज की भाषा और उसकी तुरंत मदद मांगने का तरीका बिल्कुल संजय जैसा ही था, सीधा, बिना लाग लपेट के और थोड़े हड़बड़ाहट वाला। अंकित एक पल के लिए रुका। उसके मन में एक छोटा सा सवाल उठा कि वो संजय को फोन करके कंफर्म क्यों ना कर ले, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक बार संजय ने भी ऐसे ही बिना सवाल की उसकी मदद की थी, और दोस्त पर भरोसा ना करना उसे गलत लगा। इसलिए उसने बिना देर किए अपने ऑनलाइन वॉलेट से वो रकम उस अनजान नंबर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी और मैसेज करके लिखा, हो गया भाई, अब टेंशन मत ले, रेस्ट कर। 5,000 रुपये भेजकर उसे अच्छा महसूस हुआ, जैसे उसने सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया हो, और वो फोन लॉक करके चैन की नींद सो गया। मगर अगली सुबह जब अंकित ऑफिस के कैंटीन में चाय पी रहा था, तभी उसने असली संजय को देखा, जो पूरी तरह से ठीक था और मजे से बातें कर रहा था। अंकित ने तुरंत पूछा, अरे संजय, तेरा फोन तो कल रात टूट गया था ना, पैसे मिले या नहीं? संजय ने हैरानी से पलटकर पूछा, कौन से पैसे, क्या बात कर रहा है? अंकित ने जब कल रात का पूरा चैट दिखाया तो संजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने साफ कहा कि यह नंबर उसका नहीं है और उसने कोई मैसेज नहीं किया। और तभी अंकित के फोन पर उसी क्लोन आईडी से एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था, यार अंकित, बहुत इमरजेंसी आ गई है, क्या तू 10,000 और भेज सकता है? ये देखकर अंकित के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी एक छोटी सी मदद और दोस्त पर किया गया भरोसा अब एक बड़ी साजिश का पहला कदम बन चुका था। और अब ये जाल सिर्फ 5,000 रुपए का नहीं बल्कि उसकी पहचान का भी था, क्योंकि अब वो फ्रॉडस्टर उसकी दोस्त मंडली में सेंध लगाने के लिए तैयार था। बड़ी मुश्किल से अंकित ने अपने दोस्त संजय को शांत किया, जिसने गुस्से में तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस क्लोन आईडी ने तेजी से अपनी जाल फैलाना शुरू कर दिया था। अंकित के फोन पर अचानक उसके दफ्तर से बॉस का फोन आया, जिन्होंने सख्त आवाज में पूछा कि क्या वो किसी कर्जे में फंस गया है, क्योंकि किसी संजय नाम के आदमी ने उन्हें मैसेज करके अंकित की गिरती तबीयत का बहाना बनाकर 20,000 रुपए मांगे थे। और इससे पहले कि अंकित कुछ समझा पाता, उसके कुछ दूर के रिश्तेदारों के भी फोन आने लगे, जो उसे डांट रहे थे कि वो अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा और इमरजेंसी के नाम पर सबसे पैसे क्यों मांग रहा है। कुछ ही घंटों में अंकित की बरसों की बनी हुई इज्जत और उसका भरोसा एक झूठे व्हाट्सएप मैसेज के कारण चूर चूर होने लगा। वो पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था, मानो कोई उसकी पहचान चुराकर उसे भीड़ के सामने नंगा कर रहा हो। इसी बीच उसकी गर्लफ्रेंड रिया का भी फोन आया, जिसने गुस्से के बजाय चिंता से पूछा कि क्या वो ठीक है,
और जब अंकित ने उसे पूरी कहानी बताई तो रिया ने कहा कि उसे भी क्लोन आईडी से मदद का मैसेज आया था, लेकिन उसे फौरन शक हो गया क्योंकि संजय हमेशा मैसेज में मजाक करता था, जबकि ये क्लोन आईडी बहुत ही औपचारिक और दबाव डालने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। रिया, जिसकी तकनीकी समझ अंकित से कहीं ज़्यादा थी, ने अंकित को तुरंत चेताया, ये सिर्फ पैसे का फ्रॉड नहीं है अंकित, ये आदमी तुमसे जुड़ी पुरानी बातें जानता है। इसने मेरे मैसेज में तुम्हारे बचपन के खास मजाक का जिक्र किया जो सिर्फ तुम, संजय और मैं जानते थे। ये सिर्फ तुम्हारा नंबर क्लोन नहीं कर रहा, ये तुम्हारी जिंदगी को हैक कर रहा है। रिया के इस साइबर हिंट ने अंकित के दिमाग की बत्ती जला दी और उसे अचानक याद आया कि कुछ साल पहले जब उसने अपना पुराना फोन बदला था तो उसने फ्री एक्स्ट्रा स्टोरेज के लालच में अपने सभी चैट्स और गैलरी को एक अनजान क्लाउड सेवा पर बैकअप कर दिया था, जिसे उसने बाद में कभी चेक नहीं किया। डर और चिंता की एक लहर अंकित के अंदर से गुजरी। उस फ्रॉडस्टर के पास न केवल उसकी संपर्क सूची यानी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, बल्कि उसके पास अब अंकित की सबसे पुरानी और सबसे संवेदनशील यानी सेंसिटिव तस्वीरें और चैट हिस्ट्री भी थी, जिससे वो अब सिर्फ पैसे नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग और चरित्र हनन के बड़े खेल की तैयारी कर रहा था। और अब ये लड़ाई दोस्ती या पैसे बचाने की नहीं रही, बल्कि अपनी निजी जिंदगी और भविष्य को बचाने की बन गई थी, जिसे रिया की तेज नजर ने सही समय पर भांप लिया था। अंकित अब सिर्फ डरा हुआ नहीं था, बल्कि बुरी तरह से टूटा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे उसका ही भूत उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, और रिया ने उसे सहारा दिया। डरना बंद करो अंकित, अब हम शिकार नहीं शिकारी बनेंगे। रिया ने पुलिस में जाने की बजाय पहले डिजिटल तरीके से पलटवार करने का प्लान बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे सीधे पुलिस के पास गए तो फ्रॉडस्टर अपनी सारी ऑनलाइन आईडी डिलीट कर देगा और सबूत मिटा देगा। प्लान ये था कि वे क्लोन आईडी को इतना बड़ा चारा डालेंगे कि वो लालच में अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठे। अंकित ने क्लोन आईडी को मैसेज किया, अपनी आवाज में थोड़ा घबराहट भरकर लिखा, देखो मैंने जो किया उसके लिए माफी, मुझे ब्लैकमेल मत करो। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन मुझे ये पैसा अपने किसी खास प्रोजेक्ट से निकालना होगा, इसलिए तुम्हें इसे एक नए खास डिजिटल वॉलेट में लेना होगा, जिसका कोड मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मेरे सामने आकर मेरे पुराने चैट्स डिलीट करने की गारंटी दोगे। फ्रॉडस्टर प्रकाश लालच में तुरंत तैयार हो गया। 1 लाख रुपए की रकम उसके लिए 5,000 रुपए की वसूली से कहीं पड़ी थी। उसने आने से तो मना कर दिया, लेकिन उसने पेमेंट लेने के लिए एक लोकल साइबर कैफे का वॉलेट आईडी दिया, क्योंकि उसे लगा कि बड़ी रकम तुरंत निकालने के लिए कैश पॉइंट के पास होना जरूरी है। रिया ने तुरंत उस वॉलेट आईडी को ट्रैक करना शुरू किया। रिया ने पाया कि वो वॉलेट आईडी उस शहर के एक खास इलाके से लगातार इस्तेमाल हो रहा था, और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब रिया ने उस वॉलेट आईडी से पहले हुई कुछ छोटी मोटी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री खंगाली और पाया कि कुछ महीने पहले उसी आईडी से एक ऑनलाइन बुक स्टोर पर ऐसी किताबें खरीदी गई थीं जो सिर्फ अंकित के कॉलेज के फाइनल ईयर के सिलेबस में थी। और ख़ास बात यह थी कि उन किताबों को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकित का पूर्व सहपाठी प्रकाश था, जो हमेशा पढ़ाई में पीछे रहता था और अंकित से ईर्ष्या रखता था क्योंकि अंकित को कॉलेज में ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी। अंकित को याद आया कि प्रकाश ने एक बार उससे पूछा था कि वो क्लाउड पर बैकअप कैसे लेता है, और अब उसे समझ आया कि वो सवाल जिज्ञासा नहीं बल्कि चोरी की साजिश थी। ये खुलासा एक बिजली के झटके जैसा था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई अनजान हैकर नहीं बल्कि उसके जानने वालों के बीच छिपा एक जलनखोर दोस्त था, जिसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। अब उन्हें पता था कि दुश्मन कौन है और कहां छिपा है, और अब बारी थी उस जाल को बंद करने की। रिया ने तुरंत उस साइबर कैफे का पता लगाया जो उस वॉलेट आईडी का मुख्य ट्रांजैक्शन पॉइंट था, और अंकित को तैयार रहने को कहा। शाम का समय था। अंकित और रिया उस गली के नुक्कड़ पर इंतजार कर रहे थे जहां साइबर कैफे की हल्की नीली रोशनी बाहर तक आ रही थी। अंकित के दिल की धड़कन तेज थी। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन डर भी था कि प्रकाश पकड़े जाने पर क्या करेगा।
रिया ने समझदारी से पुलिस की इमरजेंसी टीम को पहले ही एक संदिग्ध गतिविधि की शिकायत दर्ज करा दी थी, ताकि किसी भी झगड़े की स्थिति में मदद तुरंत पहुंच सके। दोनों कैफे के पीछे की गली से झांक रहे थे। अंदर प्रकाश बैठा था। उसके चेहरे पर एक तनावपूर्ण मुस्कान थी और वो अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे रिया ने ट्रेस किया था। वो क्लोन आईडी से एक और बेकसूर को बड़ा लोन दिलवाने के नाम पर ठगने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर अंकित का खून खौल उठा। वो अब सिर्फ उससे पैसे नहीं ले रहा था, बल्कि लोगों को बर्बाद कर रहा था। अंकित ने खुद को नहीं रोका और रिया को वहीं रुकने का इशारा करके तेजी से अंदर घुस गया और सीधे प्रकाश के पीछे खड़ा होकर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, क्या चाहिए था प्रकाश? पैसा, बदला या मेरी जिंदगी? प्रकाश, जो अपनी धुन में मगन था, अंकित की आवाज सुनकर इतना सहम गया कि उसके हाथ से चाय का कप गिर गया और लैपटॉप पर जा लगा। उसने तुरंत लैपटॉप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अंकित ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। अब नहीं प्रकाश, ये खेल खत्म। गुस्से में पागल प्रकाश ने चिल्लाकर कहा कि ये सब अंकित के घमंड की सजा है, क्योंकि उसने हमेशा कॉलेज में प्रकाश को नीचा दिखाया था और उसे लगा था कि वो भी अंकित जैसी शानदार जिंदगी का हकदार है, इसलिए उसने उसकी पहचान चुराई। इस कबूलनामे के दौरान दोनों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। प्रकाश लैपटॉप और अपना क्लोन्ड फोम लेकर कैफे के दरवाजे की तरफ भागा। ये सीन पूरी तरह से तनाव और एक्शन से भरा हुआ था। अंकित पीछे भागा और गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही उसने एक जोरदार छलांग लगाई, जिससे प्रकाश जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उस छीना झपटी में प्रकाश के हाथ से क्लोन्ड वाला फोन फिसलकर नाली में गिर गया। प्रकाश भागने की तैयारी में था, लेकिन उसी क्षण रिया के अलर्ट पर पुलिस की सायरन की आवाज गली में गूंजी, जिसने प्रकाश को वहीं ठिठका दिया। अब अंकित के हाथ में सिर्फ प्रकाश का लैपटॉप था, लेकिन सबसे बड़ा सबूत, क्लोन्ड फोन, नाली के कीचड़ में डूब चुका था। नाली में घिरे फोन को देखकर अंकित और रिया निराश नहीं हुए, क्योंकि रिया ने उन्हें समझाया कि असली सबूत तो लैपटॉप में है, जिसमें सभी क्लोन चैट्स और पीड़ितों के बैंक डिटेल्स मौजूद हैं। पुलिस ने तुरंत प्रकाश को हिरासत में लिया और कैफे के मालिक की गवाही के साथ साथ लैपटॉप का डिजिटल डेटा भी पुलिस के हाथ लगा, जिसने प्रकाश के पूरे फ्रॉड रैकेट को बेनकाब कर दिया। वह कई महीनों से लोगों की पुरानी बैकअप फाइल्स चुराकर उन्हें क्लोन आईडी से ठग रहा था, और उसका असली निशाना सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अंकित की तरह सफल और खुश लोगों को गिराना था। ये जानकर अंकित को गुस्सा कम और दया ज्यादा आई। अगले कुछ हफ्तों में कानूनी कार्रवाई चली और प्रकाश को उसके अपराधों के लिए सजा मिली और क्लोन आईडी से ठगे गए सभी लोगों के पैसे भी वापस मिल गए। लेकिन इस पूरी घटना ने अंकित को एक गहरा सदमा दिया था। उसने महसूस किया कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी आपके भरोसे और रिश्तों को तार-तार कर सकती है। कहानी के अंत में अंकित और रिया अपने घर पर बैठे थे। रिया ने मजाक में कहा, लगता है इस पूरे फ्रॉड ने हमें और मजबूत बना दिया, जिस पर अंकित मुस्कुराया। इस घटना के बाद अंकित ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उसने अपने सारे पुराने असुरक्षित क्लाउड बैकअप डिलीट किए और साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हो गया। वीडियो के अंत में अंकित ने आंखों में देखते हुए सबको एक इमोशनल और जरूरी मैसेज दिया। दोस्तों, मैं पैसे वापस पाकर खुश हूं, लेकिन जो इज्जत खोई वो वापस नहीं मिलती। इसलिए याद रखें, अगर कोई दोस्त इमरजेंसी में पैसे मांगे तो उसे एक बार फोन जरूर करें, उसकी आवाज सुनकर यकीन करें, क्योंकि आपकी दोस्ती की आवाज किसी भी क्लोन आईडी से ज्यादा सच्ची और पक्की होती है। ये मैसेज सुनकर दर्शकों की आंखें भर आईं और उन्हें एक मजबूत सीख मिली कि डिजिटल दुनिया में भरोसे का पहला नियम कन्फर्मेशन है। इस सीख के साथ कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसने एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक जरूरी सामाजिक संदेश भी दिया। याद रखें, किसी भी इमरजेंसी मैसेज पर भरोसा करने से पहले कॉल करके आवाज कंफर्म करना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगली बार किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए तुरंत हमारे चैनल केस फाइल्स हब को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि आप हमेशा सतर्क और सुरक्षित रहें।